तो चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर जो है इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ट्रांसफार्मर मीन्स द डिवाइस which is used for converting high voltage into low voltage और low voltage into high voltage। बच्चों, ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी हेल्प से अपन वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में। बहुत जगह इसका यूज होता है। तो आप ध्यान रखें, ये जो ट्रांसफार्मर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। ये म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, ये क्वेश्चन बनता है। और म्यूचुअल इंडक्शन के अलावा ये केवल ऑल्टरनेटिंग करंट एसी में वर्क करता है, डीसी में नहीं। आपने देखा होगा ये ट्रांसफार्मर जो होता है, बहुत सारी जगह देखा होगा, इस तरीके का डिवाइस है। यहाँ बच्चों ये प्राइमरी कॉइल रहती है ऐसे वायर, और यहां पर जो है वो सेकेंडरी कॉइल होती है। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। अपन सिंपल डायग्राम बना दे तो ऐसा बना सकते हैं, ये हो गया प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी को भी हम लोग एसी में कन्वर्ट करते हैं और बदले में हम लोग को जो है सेकेंडरी में भी एसी वोल्टेज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जब एसी फॉरवर्ड बैकवर्ड जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। वही मैग्नेटिक फ्लक्स जाकर लिंक होते हैं जिससे सेकेंडरी से, तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ भी चेंज होता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ES इज इक्वल टू NS इंटू डी फाई बाय dt माइनस, हम लोग को मालूम है बाय फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यदि EP इज इक्वल टू बोलोगे तो NP इंटू डी फाई बाय dt। व्हाट इज EP? वोल्टेज इन प्राइमरी। चलिए V कर देते हैं, वोल्टेज इन प्राइमरी is equal to number of turns in primary into rate of change of magnetic flux by Faraday's laws of electromagnetic induction. Vs is equal to minus Ns into d phi by dt, क्योंकि जो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है रेट, वही रेट यहाँ भी रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहता है। फर्क केवल प्राइमरी और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स में रहता है। तो बच्चों एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। अब यदि हम लोग बात करें तो यदि हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें इक्वेशन 1 से, तो Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू माइनस Ns इंटू डी फाई बाय dt इज इक्वल टू माइनस Np
into d5/dt, माइनस माइनस कैंसिल, d5/dt कैंसिल, vs अपॉन vp इज इक्वल टू ns अपॉन np, ये आ जाएगा। मैंने आपको बताया ना, पावर लॉस नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसफार्मर में पूरा डिटेल में भी आपको और आगे समझाऊंगा। जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही होती है। जो डैम होता है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसफार्मर के थ्रू। तो मान लीजिए जो भी पावर वहां पर जनरेट हो रहा है डैम के पास, वही पावर एक्चुअली में सिटी में सप्लाई होना चाहिए। तो इसलिए जो पावर प्राइमरी में हो वही पावर सेकेंडरी में होना चाहिए, पावर लॉस नहीं होना चाहिए। तो पावर कांस्टेंट रहेगा डी, तो P इज इक्वल टू VI होता है। ये फॉर्मूला पावर का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर कांस्टेंट, तो V इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो आप बोल सकते हो Vp इंटू IP इज इक्वल टू VS इंटू ऑफ IS, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। तो इसका मतलब IP अपॉन IS इज इक्वल टू VS अपॉन VP। ये इक्वेशन नंबर 4। अब बाय 4 and 3 VS upon VP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS is equal to of R। ये R जो है उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफार्मर रेशियो। अब बच्चों जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर है वो दो तरीके होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, ट्रांसफार्मर मींस द डिवाइस व्हिच कैन चेंज द वोल्टेज। ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। कहां जरूरत पड़ती है भी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। ये ट्रांसफार्मर केवल एसी में वर्क करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। कैसे वर्क करता है? तो बच्चों ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी को भी हम लोग ऑल्टरनेटिव करंट से कनेक्ट करते हैं, बदले में हमको सेकेंडरी में भी ऑल्टरनेटिव करंट मिलता है। होता ही यह है कि जो एसी है वो कॉइल से जब जाती है फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से वही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है किससे? सेकेंडरी से। क्योंकि डीसी में ऐसा नहीं होगा। डीसी में तो करंट जब जाएगा तो फॉरवर्ड ही जाएगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। एसी में कंटिन्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जिसकी वजह से वही मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से लिंक होते हैं, सेम पूरे के पूरे मैग्नेटिक फ्लक्स। बस इसी म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट पर ये वर्क करता है। मैंने आपको बताया कि जो टाइप्स होते हैं ट्रांसफार्मर के वो दो होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। स्टेप अप ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मतलब प्राइमरी में यदि लो वोल्टेज है तो सेकेंडरी में आपको हाई वोल्टेज मिलेगा। मतलब VS ग्रेटर होता है
वीपी से। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उल्टा होता है, यह हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। हाई वोल्टेज को आप प्राइमरी में लगाएंगे, सेकेंडरी में आपको बदले में लो वोल्टेज मिलेगा। मतलब वहां पर जो रहता है अपोजिट होता है वीएस, ये लेस होता है वीपी से। स्टेप डाउन में प्राइमरी का वोल्टेज हाई रहता है, सेकेंडरी में लो वोल्टेज मिलता है। तो बनाते कैसे हैं फिर इसको? सिंपल, ये नंबर ऑफ टर्न्स में फर्क कर देते हैं। देखो आप, ये अपने को फॉर्मूला मिला है, मैं आपको समझा रहा था फॉर्मूला कैसे मिला है। तो प्राइमरी में भी वोल्टेज आप बोलते हो तो आपने देखा बाय फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यदि प्राइमरी में बोलोगे तो Vp इज इक्वल टू Np इनटू d phi by dt। Vp मतलब वोल्टेज इन प्राइमरी, Np मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, d phi by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी। जबकि सेकेंडरी में भी आप बोलोगे तो Vs, तो Vs इज इक्वल टू Ns इनटू d phi by dt। व्हाट इज Vs? वोल्टेज इन सेकेंडरी, Ns number of turns in secondary and d phi by dt rate of change of magnetic flux in secondary। यदि हम इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे 1 से तो आपको क्लियर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर मिलेगा Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू Ns अपॉन Np। अब बच्चों जो पावर का फॉर्मूला होता है V इनटू I। तो यदि हम बोलते हैं पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी, क्योंकि पावर लॉस नहीं होता है, जो पावर प्राइमरी में हो वही पावर एक्चुअली में सेकेंडरी में। तो P इज इक्वल टू VI, पावर कांस्टेंट, तो इसका मतलब VPIP इज इक्वल टू VSIS। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो IP अपॉन IS इज इक्वल टू PS अपॉन VP। यहां VS अपॉन VP NS अपॉन NP है, यहां VS अपॉन VP IP अपॉन IS है। तो 3 और 4 से यदि हम कंबाइन लिखें तो VS अपॉन VP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। और ये जो रेशियो रहता है इसको हम R से नोट करते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर रेशियो। अब ये फॉर्मूला तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दिस ट्रांसफार्मर कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। मतलब जो लो वोल्टेज है, जो कम वोल्टेज, उसको हम प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट करते हैं, बदले में हमको हाई वोल्टेज मिलता है, सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होता है। अब ये कैसे हो सकता है? तो आपको क्लियर दिख रहा है कि जब आपका ये फॉर्मूला बना, इसमें यदि Vs ग्रेटर है Vp से, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो यहां भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, मतलब Ns ग्रेटर होता है Np से, और यही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इसी की हेल्प से हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। मतलब जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी में हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखते हैं। इससे लो वोल्टेज कन्वर्ट हो जाता है हाई वोल्टेज में। इतना सा चेंज करने से ट्रांसफार्मर बन जाता है और ये लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करता है। थर्ड यदि अपन बात करें तो न्यूमरेटर ग्रेटर है, यहाँ भी न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा, मतलब IP जो होगा वो ग्रेटर होगा IS से। प्राइमरी कॉइल में जो करंट जाता है उसका मैग्नीट्यूड हाई होता है, सेकेंडरी जो है उसमें करंट का मैग्नीट्यूड कम होता है। बच्चों जहां करंट ज्यादा होता है वहां हीट लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। यदि करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी कॉइल में यदि करंट का मैग्नीट्यूड हाई है
तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी प्राइमरी कॉइल में, गर्म हो जाएगी, वो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो उससे बचाने के लिए हम करंट यदि ज्यादा हो रहा है तो हम रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। रेजिस्टेंस कैसे कम करोगे? तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ज्यादा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए जो इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें प्राइमरी कॉइल P, इसके जो वायर है वो कैसे यूज किए जाते हैं? थिक वायर। जबकि सेकेंडरी जो है उसके वायर थिन यूज किए जाते हैं, थिन। ये जो प्राइमरी कॉइल है इसके वायर मोटे यूज किए जाते हैं। थिक लेने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, हीट लॉस कम होने लगेगा। तो ये करते हैं हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब क्वेश्चन बनते हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे तो इन पर बेस्ड आपको ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे। आपसे पूछते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सा वायर थिक रहेगा? प्राइमरी कॉइल का। और लास्ट पॉइंट बच्चों, सबका न्यूमरेटर ग्रेटर है तो R/1 लिखा है यहां पर। इसका मतलब ये हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर रेशियो ये ग्रेटर होता है 1 से। मतलब फिफ्थ पॉइंट यदि मैं बात करूं तो R ग्रेटर होता है 1 से। यदि दो ट्रांसफार्मर है और एक ट्रांसफार्मर, उसका ट्रांसफार्मर रेशियो है 1.5 और दूसरा ट्रांसफार्मर, उसका ट्रांसफार्मर रेशियो है 0.8, और आपसे पूछा जाए बताओ कौन सा स्टेप अप है कौन सा स्टेप डाउन है, तो आप तुरंत बोल देंगे 1.2 जो है वो स्टेप अप और 0.8 वाला स्टेप डाउन, क्योंकि उसके सारे पॉइंट्स अपोजिट हो जाएंगे। तो यदि हमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर, इसका प्रिंसिपल लिखने के लिए वर्किंग मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसफार्मर इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, इट इज वर्क ओनली विथ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, और बाकी रहा प्रिंसिपल तो ये हो गया। लेकिन यदि एग्जाम में कंपैरिजन के लिए आता है तो कंपेयर स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो आप इन पॉइंट्स को कर दीजिएगा मेंशन। मैंने नोटेशन में बताया, वर्ड्स में लिख दीजिएगा, और लास्ट में वर्ड्स में लिखने के बाद में आप जो है नोटेशन भी बताइएगा। तो बच्चों ये एक्चुअली में है स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसके अलावा थोड़ा सा और है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा एनर्जी लॉस होते हैं, वो भी मुझे डिस्कस करना है आपसे। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर और यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, कहाँ यूज होते हैं, ये सब चीजें जब कर लेंगे तो आपको पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। पर अभी मैं थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि यदि आपको वीडियो से नोट्स बनाना है तो आप देख सके। ये पॉइंट्स तो बच्चों कर लोगे ना, स्टेप अप के ट्रांसफर स्टेप डाउन के पॉइंट्स क्या होंगे? अपोजिट। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा स्टेप डाउन में? NS, ये लेस देन NP। इसमें प्राइमरी जो कॉइल होती है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम। यहां पर यदि अपन बात करें, यहाँ IP ग्रेटर होता है IS से, यहाँ IP लेस होता है IS। इसका मतलब हीट लॉस कहाँ होगा? सेकेंडरी में। तो कैसे आप इसको प्रिवेंट करोगे, कैसे रोकोगे? यहाँ पर प्राइमरी वायर जो है वो आप थिन यूज करोगे और सेकेंडरी वायर कैसे यूज करोगे? थिक। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है नो डाउट उसके लिए ट्रांसफार्मर रेशियो कैसा रहेगा? लेस देन 1। इसके बाद बच्चों मैं आपको बताता हूं एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से एनर्जी लॉस होते हैं?
तो बच्चों जो मेन एनर्जी लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में वो ये 4 है। फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस जो है जब करंट फ्लो करता है प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल से, तो हीट के फॉर्म में हीट प्रोड्यूस होती है। उस लॉस को अपन बोलते हैं कॉपर लॉस। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर due to production of heat in wire is called copper loss. For prevention of this loss, we used thick wires in primary coil and thick wire in primary coil in step up transformer. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी कॉइल जो है उसके वायर थिक यूज करते हैं, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल होते हैं उसके वायर हम लोग थिक यूज करते हैं, क्योंकि थिक होने से एक्चुअली में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। एक्चुअली में यहाँ पर करंट की वजह से हो रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो हाई है। तो इस लॉस को अपन बोलते हैं कॉपर लॉस। फिर होता ये है कि जब हमने ये बात की है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है, एसी है। अब एसी फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। और आपको मालूम है एसी के लिए ग्राफ कैसा होता है, वोल्टेज चेंज होता है जीरो से लेके मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से जीरो। अब कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिस वक्त करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, मतलब डीमैग्नेटाइज हो गया। और फिर जैसे ही करंट आया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई। तो बार बार ये जो फ्रेम है वो मैग्नेटाइज होता है, डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज। तो ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज की वजह से जो है एनर्जी लॉस होता है। इस लॉस को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। इस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग जो कोर लेते हैं, ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ये जो फ्रेम होता है वो सॉफ्ट आयरन का बनाते हैं। सॉफ्ट आयरन जो है इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और इजीली डीमैग्नेटाइज, रेजिस्ट नहीं करता। जो रेजिस्ट होगा, रेजिस्टेंस यदि होगा तो वहां हीट प्रोड्यूस होगी। भाई कोई पहलवान जा रहा है, आप उसके रास्ते में खड़े हो गए, आपको मारेगा वो, आप उसका रास्ता रोक रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, उसके जाने के रास्ते में आप रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहे हो, मारेगा वो, मारेगा तो आपको मार जब पड़ेगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, गर्म लगेगा, गाल जो है वो गर्म लगेगा। बिल्कुल वही हो रहा है कि यहाँ पर यदि फ्रेम इजीली मैग्नेटाइज हो जाए, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने में रेजिस्टेंस नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, इजीली मैग्नेटाइज हो रहा है, तो ये लॉस खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए अपन जो फ्रेम लेते हैं बच्चों वो सॉफ्ट आयरन का लेते हैं। फिर नेक्स्ट आयरन लॉस। आयरन लॉस ये जो एसी इसमें जनरेट हो रही है और फॉरवर्ड बैकवर्ड जा रही है, तो उसकी वजह से एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। एडी करंट जो होता है, जैसे ये फ्रेम है, जैसे ये सॉफ्ट आयरन का फ्रेम है, बीच से खोखला है, हॉलो कटा हुआ है, तो इसमें एडी करंट जो रहेगा वो लूप के फॉर्म में ऐसा प्रोड्यूस हो जाएगा और इसकी वजह से भी हीट प्रोड्यूस होगी। इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग जो फ्रेम लेते हैं ट्रांसफार्मर का वो लैमिनेटेड लेते हैं। लैमिनेटेड का मतलब पूरा सॉलिड फ्रेम नहीं लेते हैं। पूरा जो मैंने आपका यहाँ पर डायग्राम जैसे बनाया है, ये
ऐसा पूरा फ्रेम नहीं लेते हैं, बल्कि ये एक पतली प्लेट रहती है। ये जैसे आपकी बुक रहती ना, कॉपी, उस पे एक पेज है, फिर एक और पेज है, फिर एक और पेज है। पेज बहुत पतले पतले रहते हैं, और जब बहुत सारे पेज हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, कॉपी मोटी हो जाती है या बुक मोटी हो जाती है। पेज तो पतला रहता है। इसी तरीके से यहां पर मेटल की एक स्ट्रिप होती है, ये ऐसी एक और स्ट्रिप, ऐसी एक और स्ट्रिप, ऐसी मान लीजिए 50 स्ट्रिप्स को आप कंबाइन कर दोगे, ये फ्रेम जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस कंडीशन में इस तरीके से, तो एक फ्रेम में यदि एडी करंट क्लॉकवाइज प्रोड्यूस हुआ है, तो अगले वाले जो स्ट्रिप रहेगी उसमें एडी करंट का डायरेक्शन यदि इसमें क्लॉकवाइज है तो नेक्स्ट वाले में एंटी क्लॉकवाइज, फिर नेक्स्ट वाली स्ट्रिप में क्लॉकवाइज। तो जो एडी करंट है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। इसको बोलते हैं लैमिनेटेड फ्रेम। सॉलिड फ्रेम ना लेकर बहुत पतली पतली मेटल की स्ट्रिप्स सबको कंबाइन कर देते हैं, और उसके ऊपर फिर वायर जो है वो इस तरीके से बाउंड करते हैं। यस, ये तो ये आयरन लॉस जो है वो होता है एडी करंट की वजह से, एडी करंट की वजह से। इसके प्रिवेंशन के लिए जो फ्रेम है वो कैसा लेते हैं, लैमिनेटेड। फिर फोर्थ है एनर्जी लॉस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। ये जो भी प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी से कनेक्ट नहीं हो पाता है, बाहर जाने लगता है। तो वो बाहर ना जाए इसलिए पूरा फ्रेम हम लोग क्या लेते हैं, क्लोज लेते हैं, क्लोज फ्रेम। तो बाहर जाने नहीं मिलता, पूरा पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक होता है, सेकेंडरी कॉइल से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ तो हीट लॉस होता ही है, तो वो हीट लॉस को भी एब्जॉर्ब करवाना पड़ता है। इसलिए ट्रांसफार्मर में सराउंडिंग्स में पूरा ऑयल वगैरह सब पैक किया जाता है, ताकि वो हीट जो है वो ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। तो ये होते हैं बच्चों मेन एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। कॉपर लॉस, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर in form of heat due to the flow of current through the coils. Hysteresis loss, energy loss due to magnetize and demagnetize of frame. Iron loss, energy loss due to eddy current. And last, energy loss due to magnetic flux leakage. तो बच्चों ये 4 एनर्जी लॉस है। नेक्स्ट, तो बच्चों एफिशिएंसी का हमेशा जनरल फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट। यदि मान लीजिए आपको 79 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 100, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो होगी आउटपुट अपॉन इनपुट, और परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, कैंसिल 79%। तो हमेशा का फॉर्मूला एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। और हमको मालूम है आउटपुट कहां मिल रहा है, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में आउटपुट पावर क्या लिखोगे, वोल्टेज इनटू करंट। तो Vs का मतलब वोल्टेज इन सेकेंडरी, Is का मतलब करंट थ्रू सेकेंडरी। इनपुट, इनपुट कहां होता है, प्राइमरी कॉइल पर, इसलिए Vp इनटू Ip। तो हमेशा के लिए ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला होगा एफिशिएंसी का Vs इनटू Is अपॉन Vp इनटू Ip इनटू ऑफ 100। वैसे आप लोग को पता है Vs अपॉन Vp, मैंने R भी बताया है, तो R इंटू Is अपॉन Ip इंटू 100 ट्रांसफार्मर रेशियो के फॉर्म में।
अच्छा, एक और चीज बच्चों, यूजेस, ट्रांसफार्मर का यूज हम कहाँ करते हैं? तो ऐसे जितने अप्लायंसेस हैं जो डायरेक्ट 220 वोल्टेज पर नहीं वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सप्लाई, अच्छा ठीक है, यूजेस सीक्वेंस करता हूं। हमारे यहाँ जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट्स की है, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस हैं जो 220 वोल्ट्स पर ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, या तो उनको हाई वोल्टेज चाहिए या फिर लो वोल्टेज चाहिए। यदि हाई वोल्टेज रिक्वायर्ड है तो आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। मतलब आपके यहाँ पर सप्लाई है 220 वोल्ट्स की, तो आप जो ट्रांसफार्मर है उसकी प्राइमरी में 220, लेकिन बदले में आपको क्या मिलना चाहिए? हाई वोल्टेज, तब आप यूज कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है उसमें जो वेल्डर होता है उसके हाथ में आपने देखा होगा एक प्रॉन्ग, चिमटा होता है और सामने वेल्डिंग रॉड लगी रहती है। जिस चीज में वेल्डिंग करनी होती है उसको वो अर्थिंग दे देता है, मतलब उसकी शॉप में अलग से अरेंजमेंट रहता है, वो अर्थ में एक वायर लगा के रखता है और एक प्लेट लगा के रखता है, तो जिस चीज को भी वेल्ड करना रहता है उसको टच करवा देता है इससे। तो अर्थ का वोल्टेज कितना होता है? 0, और जो उसके पास में वेल्डिंग रॉड रहती है उसका वोल्टेज रहता है 10,000 वोल्ट्स और हाई वोल्टेज। जैसे ही वो रॉड को टच करता है तो करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर, बहुत तेजी के साथ हीट प्रोड्यूस होती है वहां पर। तो ये 10,000 वोल्ट्स उसके पास कहां से आया? तो आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करते हैं वेल्डर्स, उनके हाथ में एक चिमटा रहता है प्रॉन्ग, और सामने वेल्डिंग रॉड लगी रहती है, और उस वेल्डिंग जो प्रॉन्ग है चिमटा, उसका वायर के थ्रू कनेक्शन जाता है वेल्डिंग मशीन से। वो वेल्डिंग मशीन क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसकी जो प्राइमरी कॉइल है वो 220 वोल्ट से कनेक्ट है शॉप से, लेकिन सेकेंडरी में जो निकल रहा है वो 10,000 वोल्ट जो उसके प्रॉन्ग तक आता है, चिमटा तक आता है, वेल्डिंग रॉड तक आता है। मतलब 220 वोल्ट किसमें कन्वर्ट हुआ? 10,000 में। किसने किया होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में। आप घरों में देखिए नाइट लैंप लगे रहते हैं और वो 6 वोल्ट पर का बल्ब है वो जलता है, और सप्लाई कितने की हो रही? 220। तो नो डाउट 220 की जो सप्लाई है और 6 वोल्ट बल्ब के बीच में रहता है ट्रांसफार्मर। जो प्राइमरी कॉइल होती है वो कनेक्ट रहती है किससे? 220 से, लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो 220 को 6 वोल्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा नाइट लैंप चलता है। कोई भी डिवाइस, मैक्सिमम डिवाइस में यही, आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तो पूरे डिवाइस में यही है। आप सिंपल अपने टीवी को देख लीजिए, या आप सिंपल चलिए छोड़िए, मोबाइल चार्जर को देख लीजिए। मोबाइल चार्जर एक्चुअली में जो है आपका वो क्या है? आप मोबाइल चार्जर को सॉकेट में लगाते हैं, उसमें क्या मिलता है? 220 वोल्ट्स। जो आपके घर में सॉकेट लगा हुआ है उसमें आप मोबाइल चार्जर को लगाते हैं। जब मोबाइल चार्जर को आप लगाते हैं तो उसको मिलता है 220 वोल्ट्स। फिर उसके अंदर लगा रहता है ट्रांसफार्मर, कौन सा? स्टेप डाउन। वो इस 220 वोल्ट्स को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद बच्चों लगा रहता है रेक्टिफायर, जो अपन पढ़ेंगे आगे सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। वो रेक्टिफायर लो वोल्टेज एसी को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज डीसी में। इसलिए जब वो आप देखते हो चार्जर की पिन से आप पकड़ लेते हो, आपको करंट नहीं लगता, वो मोबाइल प्लेट में जाता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्लेट है, वो डीसी पर ऑपरेट होती है। कोई भी डिवाइस जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सब डीसी पर चलते हैं, लेकिन आप एसी से तो कनेक्ट करते हो,
तो पहले 220 वोल्ट्स लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करता है, स्टेप डाउन। उसके बाद रेक्टिफायर लो वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है, फिर उसका सर्किट प्लेट तक करंट जाता है। जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आ रही है। जो पावर जनरेट हो रहा है हाइड्रो पावर डैम पर 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है डैम पर। अब ये इलेक्ट्रिसिटी पहले जाती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर पर, स्टेप अप तो ये क्या करेगा, इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, बहुत हाई वोल्टेज में, और फिर आगे सप्लाई होती है सब स्टेशंस की तरफ, सब स्टेशंस पर। तो यहां पर वोल्टेज हाई रहता है, वोल्टेज जो रहता है काफी हाई रहता है। क्यों वोल्टेज को हाई रखते हैं वहां पर? जब यहां पर जहां पावर स्टेशन है, जहां पावर जनरेट हो रहा है, वहां स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितना पावर जनरेट हो रहा है उसी को तो सिटी तक पहुंचाना है, तो P तो कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू VI, मतलब V इज इक्वल टू P बाय I, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, या इसका उल्टा बोल दो I इज इक्वल टू P बाय V, पावर कांस्टेंट मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब वोल्टेज बहुत हाई रहेगा तो नो डाउट करंट कम रहेगा, करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यहां जो मेन पावर स्टेशन से सब स्टेशन में जब जा रहे हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड कम है, तो हीट लॉस नहीं होगा, जिसको लाइन लॉस बोलते हैं, लाइन लॉस, लाइन लॉस, सप्लाई लाइन। तो ये बहुत हाई वोल्टेज से फिर यहां पहुंचता है सब स्टेशन पर। सब स्टेशन पर लगा रहता है एक्चुअली में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये इस हाई वोल्टेज को फिर लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, फिर और आगे जाता है, फिर आगे लगा रहता है स्टेप डाउन, ये इस वोल्टेज को और लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा, आपके घर के पास में जो ट्रांसफार्मर है वो आपके घर में जब पहुंचा रहा है तो 220 वोल्ट्स आ रहा है, लेकिन यदि आप उस जो पोल है जहां ट्रांसफार्मर लगा है और जो जहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आगे जाते जाइए आप, नेक्स्ट जो आपको मिलेगा ट्रांसफार्मर, वहां पर ऐसे दो बोन्स और बीच में एक खोपड़ी बनी रहेगी, लिखा रहेगा डेंजरस, खतरा, 440 वोल्ट्स। फिर उसके आगे जाएंगे तो पता चला लिखा हुआ नेक्स्ट खतरा 1000 वोल्ट्स। तो एक्चुअली में जो डैम है उसके पास में बहुत हाई वोल्टेज पर सप्लाई हुई, फिर वहां से सब स्टेशन में आई, वोल्टेज डाउन हुआ, फिर और आगे हुआ वोल्टेज और डाउन हुआ, फिर आगे हुआ और वोल्टेज डाउन हुआ, आपके पास में जब घर में पहुंचा तो 220 वोल्ट्स। मतलब मेन जो स्टेशन है जहां पावर स्टेशन, वहां पर क्या यूज किया गया है, स्टेप अप, और उसके बाद ग्रेजुअली स्टेप डाउन। हाई वोल्टेज से सप्लाई करने से करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, करंट का मैग्नीट्यूड कम होने से लाइन लॉस नहीं होता है, लाइन लॉस नहीं होता है, तो इसलिए इसमें यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। तो बच्चों ये था यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, आपको पता होना चाहिए था, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। नेक्स्ट बच्चों, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर
देखा है तीनों सर्किट, एलसीआर, इसमें सी भी है, कॉइल भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो निश्चित रूप से ये कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। फिर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती किसमें, कॉइल में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में, और डेफिनेटली करंट फ्लो करता है तो कुछ एनर्जी लॉस होती है रेजिस्टेंस से हीट के फॉर्म में। तो जब एसी का अपन बात करें, फुल साइकिल है, उसमें से फर्स्ट हाफ साइकिल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यदि मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, जबकि सेकेंड हाफ साइकिल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो होगी तो पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी जो थी वो जीरो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्शन होता है और फिर बाद में मैग्नेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, और जब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो होगी। पर इस सब सिचुएशन, क्योंकि एसी फॉरवर्ड बैकवर्ड हो रही है इस वजह से, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ लॉस भी होता है एनर्जी का हीट के फॉर्म में। तो जो क्वालिटी फैक्टर है इज इक्वल टू होता है 2 पाई इनटू टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन लॉस इन एनर्जी इन ईच साइकिल। अब टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी कैपेसिटर की वो किस में गई, कॉइल में, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हुई। मैग्नेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम चाहिए ना, करंट मैक्सिमम रहेगा पीक वैल्यू, तो हाफ एल इंटू आई नॉट स्क्वायर। ये मैं चाहूं तो एल को अलग कर दूं और 2 के एल का रूट 2, तो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2 स्क्वायर, तो जाएगा एल इंटू, आप सबको पता है आई नॉट बाय रूट 2 क्या होता है, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस स्क्वायर, एल इंटू आई आर एम एस स्क्वायर। अब एनर्जी लॉस इन एनर्जी पर सेकेंड, यदि अपन यहां पर बात करें इन दिस साइकिल, लॉस इन एनर्जी पर सेकेंड, तो रेजिस्टेंस से जो करंट है वो कौन सा करंट इफेक्टिव रहेगा, रूट इफेक्टिव करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। जब हमने इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रखा तो ओमेगा का क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू 2 पाई, और ये टोटल एनर्जी स्टोर्ड की जगह पर लिया जाएगा L इंटू आई आर एम एस स्क्वायर। एनर्जी लॉस पर सेकेंड, तो इसके लिया जाएगा आपका आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों आई आर एम एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 2 पाई इनटू L बाय R, और फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में पहुंच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी फैक्टर 2 पाई इनटू L इनटू फ्रीक्वेंसी अपॉन R, लेकिन हम लोग को मालूम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा R इज इक्वल टू 2 पाई f होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t भी होता है और 2 पाई f भी होता है, तो ओमेगा r इज इक्वल टू 2 पाई fr, तो fr इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, हमने fr की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई की वैल्यू रखी, 2 पाई कैंसिल हो गया, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू L बाय R इनटू ओमेगा R, तो क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा R इनटू L बाय R। अब यदि रेजोनेंस की पोजीशन में बात करें तो आप सबको पता है Q इज इक्वल टू ओमेगा R कितना होता है, 1 अपॉन रूट ओवर LC इनटू L बाय R। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर हम चाहें तो लिख सकते हैं, एक ये रूट L स्क्वायर हो जाएगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा, रूट ओवर L बाय C इनटू 1 बाय R।
रूट ओवर एल बाय सी इंटू आर। तो ये है बच्चों क्वालिटी फैक्टर, और ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, ये चैप्टर इससे रिलेटेड सारी थ्योरी कंप्लीट से क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन को।